हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर्स लॉ। सिंस ये पहला एकेडमिक वीडियो है इस चैनल का, तो कोर सब्जेक्ट्स में मैं इंटर करने से पहले आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहला तो ये कि इस चैनल पर केवल IBPS SO लॉ से रिलेटेड जो लॉज हैं वो डिस्कस नहीं होंगे, बल्कि सारे ऑल बैंकिंग लॉज डिस्कस होंगे। ठीक है, ऑल बैंकिंग लॉज। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज़ बेसिकली आपकी रहने वाली है IBPS से रिलेटेड। ठीक है, IBPS के जितने भी लॉज हैं, ठीक है, IBPS SO लॉ उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, मेरा जो तरीका रहेगा लॉज को डिस्कस करने का वो एक स्टोरी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, एक इंटरलिंकिंग रहेगी उसमें। ठीक है, कैसे एक दूसरे से बाकी सारे लॉज कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे और इससे आपको मदद मिलेगी इन लॉज को देर तक याद रखने में। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरू करता हूँ अपने चैनल का पहला वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। ठीक है, देखिए, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें बैंकिंग लॉज पढ़ने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ बैंकिंग वर्ड जो डिफाइंड है वो सेक्शन 5B में डिफाइंड है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सेक्शन 5B में बैंकिंग को बेसिकली बैंकिंग बिजनेस के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, बेसिकली बैंकिंग डिफाइन नहीं है, लेकिन बैंकिंग बिजनेस डिफाइंड है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जो कोर बैंकिंग बिजनेस है ना, उसको यहाँ पे मेंशन करके ये बोला गया है कि यही कोर जो बैंकिंग बिजनेस है इसे ही हम लोग बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइंस बैंकिंग एज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, फॉर द पर्पज of lending or investment, such deposits may be repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब क्या है कि मैंडेटरी कंडीशन है ये। ठीक है, कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक ले रहा है, ठीक है, सभी के सभी डिपॉजिट्स जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए, विड्रॉवेबल होने चाहिए। ठीक है, बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट्स में ये पूरी डेफिनेशन को तोड़ करके लिख दिया है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मिल करके बनाते हैं कोर बैंकिंग बिजनेस को, कोर बैंकिंग बिजनेस को। ठीक है, जिसमें हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ सच डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स विड्रॉवेबल बाय चेक, ऑर्डर, ड्राफ्ट, अदरवाइज, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। नॉन बैंकिंग एंटिटीज कौन होती हैं, ये बेसिकली NBFCs की बात कर रहा है। ठीक है, NBFCs का जो रेगुलेशन होता है वो आपका RBI एक्ट में होता है। ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं होता है। ठीक है, नाउ कोर बैंकिंग बिजनेस को समझने के बाद हमें आगे देखना है लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कहाँ पे मिलता है। नाउ लाइसेंस ऑफ बैंकिंग RBI देता है। ठीक है, सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम कोर बैंकिंग बिजनेस और भी बिजनेसेस हैं जो मेंशन है सेक्शन 6(1) में एज ए परमिटेड बिजनेस। परमिटेड बिजनेस ये इन एडिशन टू कोर बैंकिंग बिजनेसेस हैं जो सेक्शन 6(1) में मेंशन है। 6(1) में A, B, C ऐसे करके बहुत सारे क्लॉजेज हैं, उनमें सारे के सारे अलग अलग बिजनेसेस मेंशन है। ये जो लिस्ट है सेक्शन 6(1) की, ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है। ठीक है, ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, मतलब इसमें और भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्यूचर में इंक्लूड किए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन बिजनेसेस को इसमें इंक्लूड कर सकती है। इसके बाद परमिटेड बिजनेस के बाद हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड बिजनेस। प्रोहिबिटेड बिजनेस बेसिकली दो सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। सेक्शन 8 में मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोहिबिटेड बिजनेस है और सेक्शन 9 में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोहिबिटेड बिजनेस है। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। RBI बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करता है, लेकिन RBI फिक्स नहीं करता है। क्या मतलब है इस बात का, इसका ये मतलब है कि RBI मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फिक्स करता है। ठीक है, इसके बीच में पर्टिकुलर डिपॉजिट का क्या इंटरेस्ट रेट होगा या पर्टिकुलर लोन का क्या इंटरेस्ट रेट होगा,
ये इंडिविजुअली बैंक्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली बैंक्स डिसाइड करते हैं। बेसिकली ये जो रेंज है ना, आरबीआई केवल रेंज देता है, ठीक है, कि इस रेंज में रहना चाहिए। बाकी जो फिक्स करते हैं वो कौन करते हैं, बैंक्स करते हैं, एनबीएफसीज करती हैं। देखिए हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में जो लैंडमार्क केस है वो है सज्जन बैंक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरबीआई। ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आरबीआई की लाइसेंसिंग पावर को बताया गया था कि कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से वो काम करती है। तो बेसिकली ये सेक्शन 22 और सेक्शन 35 के बीच में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 22 और 35 है उसके बीच में जो इंटरप्ले है उस पर बेस्ड ये लॉ है, ठीक है, उस पर बेस्ड ये केस लॉ है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये बताया गया कि जो एसेंस ऑफ बैंकिंग बिजनेस है वो बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है, विदड्रॉवेबल बाई चेक ड्राफ्ट अदरवाइज, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर हो गई, एक और ये दो, तो हम कहेंगे कि बैंकिंग बिजनेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो एसेंस है वो फुलफिल हो जाएगी। फर्दर हम ये जानेंगे कि सेक्शन 35A में जहाँ पे आरबीआई को जनरल पावर दी गई हैं, ठीक है, जनरल पावर्स हैं आरबीआई के यहाँ पे टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है, टू इशू डायरेक्शंस। इस सेक्शन के अंतर्गत आरबीआई जो है वो डिपॉजिट्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्यों इस सेक्शन में करता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, यहाँ लिखा है ना, डज नॉट कंटेन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। लेकिन 35A एक तरीके का रेजिडुअरी प्रोविजन है जिसका आरबीआई इस्तेमाल करता है, ठीक है, डिपॉजिट्स को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्शंस के थ्रू। सेक्शन 35 जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया उसमें एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन बताया गया है, आरबीआई की पावर है। इस केस में यही कंटेंशन था बेसिकली सज्जन बैंक का कि आरबीआई के पास सेक्शन 35 में रिफ्यूजल ऑर्डर का, लाइसेंस को रिफ्यूज़ करने का जो ऑर्डर होता है, रिफ्यूज़ल ऑर्डर देने की कोई पावर नहीं है। लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसके अपोजिट में डिसीजन दिया और उन्होंने बोला कि आरबीआई का जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जब हम डिपॉजिट्स पढ़ रहे हैं तो हमें सेक्शन 26 भी पढ़ना है। सेक्शन 26 डील करता है अनक्लेम डिपॉजिट से। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि नॉट ऑपरेटेड रहते हैं, ठीक है, नॉट ऑपरेटेड रहते हैं 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम लोग अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। ये जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं इनको डिपॉजिट किया जाता है डीप फंड में। डीप फंड मतलब डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड, ठीक है, जो कि मेंशन है सेक्शन 26A में। इनमें इन डिपॉजिट्स को फीड किया जाता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन दी गई है, स्टैट्यूटरी डायरेक्शन है बैंक्स को लेकर के। बैंक्स को ये बोला गया है कि आपको अपने कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो जाने पर, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कैलेंडर ईयर होता है, तो दिसंबर जब एंड हो जाता है तो उससे विदिन 30 डेज, ठीक है, विदिन 30 डेज आपको रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है, आरबीआई के पास, ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट्स को लेकर के रिटर्न फाइल करना होता है। ये मेंशन कहाँ पे, ये सेक्शन 26 में मेंशन है। देखिए डिपॉजिट्स में हमें जो फर्दर सेक्शंस पढ़ने हैं वो है सेक्शन 45ZA, ठीक है, सेक्शन 45ZC, सेक्शन 45ZE। ये तीनों जो सेक्शंस हैं ये बेसिकली डील करते हैं नॉमिनेशन से, ठीक है, नॉमिनेशन से। जेडे का यूज़ आपने देखा होगा, जनरली जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप किसी न किसी को नॉमिनी बनाते हैं, ठीक है, नॉमिनी बनाते हैं, तो जेडे आपने यूज़ किया हुआ है। बट जेड सी या जेड ई आपने हो सकता है ना देखा हो। जेड सी बेसिकली डील करता है सेफ कस्टडी से, ठीक है, तो जब भी आपको बैंक की सेफ कस्टडी सीख करनी होती है, अपने किसी भी आर्टिकल्स को वहाँ पे रखना होता है, ठीक है, आर्टिकल्स को वहाँ पे रखना होता है, तो उस केस में आप जेड सी में नॉमिनेशंस भरते हैं, ठीक है, नॉमिनेशंस भरते हैं। सिमिलरली जेड ई जो है वो आपका सेफ्टी लॉकर से डील करता है, ठीक है, सेफ्टी लॉकर्स, ठीक है, इस केस में भी आपको नॉमिनेशंस भरने होते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस में हमें नॉमिनेशंस भरने होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को हमें नॉमिनी बनाना होता है। नॉमिनी बेसिकली कौन होता है, नॉमिनी बेसिकली अगर हम देखें तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास सारे राइट्स आ जाते हैं, ऑल राइट्स, ठीक है, ऑल राइट्स आ जाते हैं ऑन दी डेथ ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है। तो डिपॉजिटर की डेथ पर सारे राइट्स जिसके पास चले जाते हैं उस व्यक्ति को हम लोग
नॉमिनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ सच डिपॉजिट्स। नाउ बैंकिंग की डेफिनेशन में ये जो फ्रेज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेंदी भी है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, जब हम सिक्योर्ड लोन्स और बाकी सारे अनसिक्योर्ड लोन्स, सरफेसी एक्ट, ये सब चीज़ें, डीआरटी, ये सब करेंगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम ये जानेंगे कि आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को कहाँ से पावर मिलती है डायरेक्शंस इशू करने के लिए लोन्स एंड एडवांसेस के केस में। तो आरबीआई बेसिकली सेक्शन 21 रेड विद सेक्शन 35A, ठीक है, इन प्रोविजंस के तहत में आरबीआई को पावर मिलती है टू इशू डायरेक्शंस टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज। नाउ ये जो डायरेक्शंस आरबीआई इशू करता है, इन डायरेक्शन से आरबीआई बेसिकली 3 इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट और बैंकिंग पॉलिसी का इंटरेस्ट। ये 3 इंटरेस्ट आरबीआई प्रोटेक्ट करता है। और आरबीआई जो है वो 3 मैटर्स में, ठीक है, 3 मैटर्स में ये डायरेक्शंस देता है। जैसे कि फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवांसेस का क्या पर्पज़ होगा, इसके लिए डायरेक्शंस देता है। मार्जिन्स क्या होंगे इन केस ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस का मतलब हो गया सिक्योर्ड लोन्स सिंपली, ठीक है। तो इनके केस में मार्जिन्स क्या होंगे, मार्जिन्स बेसिकली जैसे किसी भी बैंक की CRAR, आपने वर्ड सुना होगा CRAR, कैश टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है जो हर बैंक को फुलफिल करनी होती है, ठीक है, अपने रिस्क के अनुसार उसको जो है कैपिटल रखनी होती है, ठीक है, सेव करनी होती है, ठीक है, तो उससे हम लोग मार्जिन्स बोलते हैं। तो ये सब भी आरबीआई रेगुलेट करता है बाय डायरेक्शंस। इसके अलावा मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी देंगे एज अ एडवांस, ठीक है, आप कितनी दे सकते हैं, वो भी जो लिमिटेशंस हैं वो भी आरबीआई डायरेक्शंस के थ्रू लगाता है। इसके अलावा ये जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इन दीज मैटर्स मतलब यही जो 3 मैटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इन मैटर्स में पॉलिसी फ्रेम करने के लिए आरबीआई 3 चीज़ों को देखता है। किसी भी बैंक की पेड अप कैपिटल को देखता है, उसके रिजर्व्स को देखता है और डिपॉजिट्स को देखता है। इन 3 चीज़ों के बेसिस पर आरबीआई उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को समझता है और उसके बेसिस पर इन 3 मैटर्स में डायरेक्शंस को इशू करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी 10-12 मिनट की हो गई है, तो और इसको बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। टिल देन, कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।